जय हिंद दोस्तों। अक्सर जब परीक्षा आने को होती है तो छात्रों में एक अलग प्रकार का खलबली सा होता है कि सर परीक्षा आ गई है, तैयारी हो नहीं पाई है, अब हम क्या करें सर, कैसे पास हों। तो जो छात्र रेगुलर नहीं आ पाते या उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, वो इस ऐसे कहते हैं सर हम अकेले हैं घर में और खेत में मुझे जाना पड़ता है इसलिए हम क्लास नहीं आ पाते। कुछ कहते हैं सर हम टिर्री चलाते हैं, कुछ कहते हैं सर हम काम करने जाते हैं, कोई कहता है हम छोटे मोटे काम कर परिवार चला रहे हैं। तो ऐसे बच्चे, एक समस्या है इनके सामने कि हम कैसे पास हों। तो हम इनके लिए अब चूंकि परीक्षाएं हैं 1-2 महीने में तो हम इनका सिलेबस 5-7 दिन में पूरा कवर करना चाहते हैं ताकि इनका भी भला हो जाए और ना ही वीडियो देख करके ही वो परीक्षा को पास कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त करें और अपना भविष्य बनाएं। तो मैं आज उनको अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा और ये यूपी बोर्ड का है। बाकी के अन्य बोर्डों के परीक्षाओं को बाद में, पहले हम यूपी बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, अर्थशास्त्र, पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, इनको क्या पढ़ाना है। अगले 7 दिन 8 दिन में पूरा सिलेबस आपको हम कवर करा देंगे। तो सिलेबस देखिए, पहले सिलेबस क्या है आपके कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के सिलेबस में। तो आपका इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जनरली आपको कक्षा 12 में इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट हैं। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। हम इन दोनों का डिटेल चर्चा करेंगे, अभी हम सिर्फ सिलेबस समझ लेते हैं। और विश्वास कीजिएगा, आप यदि ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो हम आपको इस सब्जेक्ट के प्रति प्रेम पैदा कर देंगे। ये सब्जेक्ट कहा जाता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आर्ट में ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन हम, यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, तो हम आपको इस सब्जेक्ट इतना सरल बना देंगे, इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आप ये सब्जेक्ट सबसे फेवरेट हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या है सिलेबस। कक्षा 12 में आपको ये दोनों पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सिलेबस है देखो, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी परिचय, परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। दूसरा जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर्स कर लो, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। नंबर 3 है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, हिंदी में बोलते हैं उत्पादन और लागत, उत्पादन और लागत। चौथा चौथा टॉपिक है इसमें थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन,
थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं फर्म का सिद्धांत, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का सिद्धांत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का सिद्धांत। फर्म का सिद्धांत जो इसका 5वां चैप्टर है, इसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार का संतुलन, बाजार का संतुलन। इसमें जो छठा चैप्टर है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट का है। तो छठा चैप्टर है, ये हो गया 5वां, ये हो गया छठा चैप्टर है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, नॉन कॉम्पिटिशन कर दो, नॉन कॉम्पिटिशन मार्केट। ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। यानी ये पूर्ण प्रतिस्पर्धी था, यह अपूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का सिद्धांत, या अपूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के बारे में हमको पढ़ना है। ये 6 चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। इसको हम डिटेल में बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें भी सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय का गणना करना है, ये दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। चौथे चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण, हिंदी में से क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण। जो इसमें 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर है बजट का, बजट। और जो छठा चैप्टर है ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ये 6 चैप्टर यहाँ पढ़ने हैं। देखो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों क्यों लिखते हैं, हिंदी में कुछ शब्द ज़्यादा टफ हैं अर्थशास्त्र में, इसलिए अर्थशास्त्र टफ माना जाता है, वैसे अर्थशास्त्र टफ नहीं है। तो हिंदी के शब्द टफ होने के नाते हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते हैं। आप लोग भी छात्रों
कॉपी और पेन लेके बैठेगा और सारा चीज़ नोट कीजिएगा, आपको हर एक बात समझ में आएगी। एक किताब भी बता देंगे आपको, यदि आपको किताब की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, नोट्स यदि आप हमारा बना लेते हैं, फिर भी यदि आपको किताब की ज़रूरत पड़ती है तो हम बता देंगे, उस किताब का भी सहयोग ले लीजिएगा। पहली बात, आप एग्ज़ाम समय पर है तो आप नोट्स बनाइएगा, इससे पर्याप्त में आपको सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे इससे। तो ये हो गया आपका सिलेबस, जो पूरे कक्षा 12 का यूपी बोर्ड का सिलेबस है, वो दो भागों में है। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरे को मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। पहले पार्ट में 6 चैप्टर है, दूसरे पार्ट में भी 6 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, दूसरे का उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा उत्पादन और लागत, चौथा पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का सिद्धांत, और पांचवा है बाजार का संतुलन, छठा है गैर प्रतिस्पर्धी बाजार। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी समष्टि अर्थशास्त्र में आपको 6 चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। पहले है मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इसके बारे में परिचय डिटेल से करना है। दूसरा है राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में, राष्ट्रीय आय क्या है, उसका कैलकुलेशन क्या है, वो पढ़ेंगे। तीसरा मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। चौथा है राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। पांचवा है सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना है। छठा ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना। ये हो गया आपका सिलेबस। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, पहले चैप्टर शुरू करेंगे, यानी पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। इस पहले पार्ट के 6 चैप्टर, दूसरे पार्ट के 6 चैप्टर, तो यहाँ से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे परिचय से। परिचय परिचय देखो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं जिनका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। फिर एक चीज आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा अर्थव्यवस्था, इससे थोड़ा हटके है, इसको बोलते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, थोड़ा अलग है इससे, इससे हटके है। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र क्या है, ये एक सैद्धांतिक पहलू, क्या है, एक सैद्धांतिक है और ये व्यवहारिक है। कैसे? अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यदि हम सरल शब्दों में कहें अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ये क्या है, ये इसके पार्ट है। आर्थिक एजेंट दो प्रकार के होते हैं, यहां पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और आर्थिक क्रिया के दो एजेंट होते हैं, आर्थिक क्रिया के दो एजेंट होते हैं। एक होता है जो सिंगल होता है, जिसका प्रभाव सिंगल व्यक्ति पर पड़े। एक एजेंट वो होता है जो ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, एक समूह को प्रभावित करता है। जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म,
एक कंज्यूमर, एक गुड्स, एक वस्तु, एक पेंसिल, इन सभी की समस्याओं के बारे में यदि हमको पढ़ना हो तो यहाँ पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और यदि इन्हीं सभी के समूह के बारे में पढ़ना हो तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये दोनों, यदि सिंगल यूनिट के बारे में अध्ययन करना होता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और यदि एक से ज्यादा एजेंट के बारे में, एक से ज्यादा समूह के बारे में अध्ययन करना होता है तो यहाँ, यानी हम एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर, और सभी उपभोक्ताओं यानी एक देश के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। पूरे देश की जो समस्याएं होती हैं, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, इन सभी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। एक उपभोक्ता कैसे व्यय करता है, कैसे खर्चा करता है, एक उत्पादक कैसे वस्तु का उत्पादन करता है, कैसे उसमें लागत तय करता है, एक मार्केट एक वस्तु की कीमत कैसे तय करता है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। ये इन दोनों के सिद्धांतों पर डिपेंड करता है। अब ये क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था बच्चों एक इन सभी का व्यवहारिक पहलू है। कुछ इस प्रकार से समझें, जैसे डॉक्टर व्यक्ति कब बनता है? डॉक्टर बनता है किताब पढ़ करके। डॉक्टर कैसे बनता है? किताब पढ़ करके। किताब में क्या होता है? सिद्धांत होता है, थ्योरी होता है, चैप्टर बाय चैप्टर वो पढ़ता है। जब पढ़ता है तो वो डॉक्टर बन जाता है। अब वो करता क्या है? लोगों का इलाज करता है। तो जो पढ़ाई करता है वो होता है उसका सैद्धांतिक पहलू, और जब उसका इलाज करता है तो होता है प्रैक्टिकल, उसका प्रयोगात्मक पहलू। तो अर्थशास्त्र क्या है? एक सैद्धांतिक पहलू है, एक थ्योरेटिकल चीज है, और इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो एक जगह होता है, एक देश होता है, एक जगह होता है, एक प्लेस होता है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? अर्थशास्त्र का प्रयोगात्मक होता है। जैसे अर्थशास्त्र से जुड़ा कभी एक प्लेस नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, लेकिन इंडियन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा होगा, अमेरिकन अर्थशास्त्र नहीं होगा। इकोनॉमी क्या है? एक पार्टिकुलर जगह है, एक पार्टिकुलर इलाका है, जहां पर इन सिद्धांतों को प्रयोग करके उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है दोनों में। अब देखो आपके सिलेबस में इनके इंट्रोडक्शन के बारे में तो थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे इंट्रोडक्शन को। अर्थशास्त्र के जनक, सबसे पहला क्वेश्चन यदि आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यानी अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम है एडम स्मिथ। आपको याद रखना है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। इन्हें जनक क्यों कहा जाता है? पहले अर्थशास्त्र बिखरा हुआ था थोड़ा थोड़ा, इन्होंने कलेक्शन किया एक पुस्तक के माध्यम से जिसका नाम है एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी into the nature, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations। ये इसका पॉपुलर नाम है। ये लिखा था 1776 में, एडम स्मिथ ने लिखा था ये पुस्तक 1776 में। तभी अर्थशास्त्र का ज्यादा कलेक्शन हुआ था, अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में अच्छे से पढ़ा जाने लगा था, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पुस्तक लिखी गई थी 1776 में। फेमस नाम वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये याद रखना है आपको बच्चों, ये कई बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? महत्वपूर्ण पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776। इसका हिंदी नाम क्या है? राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। इसका हिंदी रूपांतर क्या है? राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों के
खोज से संबंधित अर्थशास्त्र। अब एक और भी आपसे जीएस जीके के नाम पे पूछा जाता है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। जैसे आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स समझे, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन एक और होता है जिसका उस किताब का नाम ही केवल अर्थशास्त्र है, यानी आपसे पूछा जाता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक एक व्यक्ति है चाणक्य। चाणक्य इन महोदय ने लिखा था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, जिसका संबंध है राज्य व्यवस्था से, जिसमें शासन प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया, शासन कैसे करना है उसके बारे में उल्लेख किया है। वो केवल नाम का अर्थशास्त्र है, वास्तविक अर्थशास्त्र है जो एडम स्मिथ ने लिखा है। एडम स्मिथ ने सजेस्ट किया, एडम स्मिथ ने कलेक्शन किया है। इनके चाणक्य, इनके और दो नाम हैं जैसे विष्णुगुप्त, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये इनके और दो नाम हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इनके नाम मिले हैं, जैसे कुछ बचपन का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, व्यवहारिक नाम होता है, उसी प्रकार इनके तीन नाम है, चाणक्य, विश्वगुप्त और कौटिल्य। ये एक ही व्यक्ति हैं जिनके तीन नाम हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है। तो ये पॉपुलर जनरली पूछा जाता है आपसे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। तो अब अर्थशास्त्र के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसके परिचय के बारे में, तो थोड़ा और हम आगे पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? हमने बताया आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान अर्थव्यवस्था कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था में जो बात होती है आर्थिक क्रिया की होती है, किसकी होती है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया ने क्या कहा? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अर्थशास्त्र में जब आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है तो आपके मन में सवाल होगा, आर्थिक क्रिया क्या होता है? समझो, आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? आर्थिक क्रिया। आपसे सवाल पूछा जाएगा आर्थिक क्रिया से आपका क्या संबंध है, क्या से है? तो हम छोटी परिभाषा अपने शब्दों में बता दे रहे हैं। वह सभी क्रियाएं जिससे आय का सृजन होता हो आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। वह सभी क्रियाएं जिनसे आय का सृजन होता हो आर्थिक क्रिया कहलाती है। कुछ एक दो अपवाद भी है, जो क्रियाएं हैं जिनका आय सृजन से कोई संबंध नहीं होता है, जिससे उपभोग, उपभोग अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया है, लेकिन इससे आय का सृजन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। तो अर्थशास्त्र ने इसका दूसरी प्रकार से परिभाषा भी दिया आर्थिक क्रिया का, कि वह सभी क्रियाएं जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो सीमित साधनों का प्रयोग करके, आर्थिक क्रिया कहलाती है। वह सभी क्रियाएं जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों का प्रयोग करके किया जाता है, वह क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। आप सीधी परिभाषा भी दे सकते हैं, वह सभी क्रियाएं जिनसे आय का सृजन होता हो आर्थिक क्रिया कहलाती है। ये हम आर्थिक क्रिया को और उदाहरण से समझते हैं। जैसे पूछा जाता है कि किस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहेंगे और किस क्रिया को आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे। तो जैसे मान लो हमारे घर में खाना बनाने के लिए एक मेड आती है, तो मेड के द्वारा जो हमारे घर में खाना बनाने का काम किया जाता है वो आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसके बदले हम पेमेंट करते हैं, उसे उसे पैसा देते हैं, तो ये क्रिया आर्थिक क्रिया है। लेकिन यही खाना बनाने का काम यदि हमारी मम्मी करती हैं, माता जी करती हैं, और उसके बदले उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है, तो वो क्रिया आर्थिक ना होकर गैर आर्थिक क्रिया होगी। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई टीचर किसी स्कूल, कॉलेज या किसी संस्था या किसी इंस्टीट्यूट में टीचिंग का काम करता है, पढ़ाता है, और उसके बदले वो फीस लेता है,
तो उसके द्वारा किया गया कार्य या क्रिया आर्थिक क्रिया है। लेकिन वही टीचर यदि घर पे अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदार को पढ़ाता है और उसके बदले पैसा नहीं लेता है, तो वो क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं है, वो गैर आर्थिक क्रिया है। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी क्रिया आर्थिक क्रिया है या नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जिस क्रिया से आय का सृजन होता हो वो क्रिया आर्थिक क्रिया में शामिल होता है, और जिससे आय का सृजन नहीं होता है वो गैर आर्थिक क्रिया है। और अपवाद है कंजम्पशन। कंजम्पशन से डायरेक्ट कोई इनकम क्रिएट नहीं होता, बाकी इनडायरेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी क्रिया मानी जाती है उपभोग को, क्योंकि एक बार सर्कस हम देखने गए थे और सर्कस में सर्कस वाले ने कहा था कि साहब पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता, यानी वो आर्थिक क्रिया बता रहा था। सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया है उपभोग की। यदि दुनिया में उपभोग नहीं होता तो सारी आर्थिक क्रिया रुक जाती, ना कोई उत्पादन करता, ना कोई वितरण का काम करता, ना कोई जो है ट्रेवल का काम करता, ना एक दूसरे से स्थान, लोग अपना बनाते, लोग खाते, दुनिया से किसी से लेना देना नहीं होता। अर्थव्यवस्था ही सबको जोड़ करके रखा है, क्योंकि लोगों का एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है, लोग लाभ के बदले, लाभ के लिए एक दूसरे का सहयोग करते जाते हैं। गेहूं का उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि हमको अपना भी पेट भरे और उससे बेच करके लाभ कमाए। कोई जो है हमको टीचिंग इसलिए करता है ताकि उसको पैसा मिले और वो जाके गेहूं खरीद सके। इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब आर्थिक क्रिया कौन कौन होती है, आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन है? तो आर्थिक क्रिया में होता है उत्पादन। उत्पादन करना क्या है? आर्थिक क्रिया है। उपभोग करना क्या है? आर्थिक क्रिया है। विनिमय करना क्या है? वितरण करना। निवेश करना। ये सब क्या है? ये है आर्थिक क्रिया के उदाहरण। पूछा जाए आर्थिक क्रिया के प्रकार बताओ, आर्थिक क्रिया के उदाहरण बताओ, तो आर्थिक क्रिया कौन से हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, निवेश, राजस्व, ये सब क्या है? आर्थिक क्रिया है। इनको प्रोडक्शन कहते हैं, इनको कंजम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कंजम्पशन, विनिमय, एक्सचेंज, एक्सचेंज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ये हो गए आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण। अब होता क्या है उत्पादन? कहोगे सर क्या होता है उत्पादन, आगे बताओ भाई, उत्पादन क्या होता है? उत्पादन के बारे में देखो, समझो। आप कापी किताब लेके, कापी और पेन लेके बैठ जाओ, और जो हम बोलते जाएंगे पहले ये उतारना है, जो हम समझाएंगे वो आप लिखोगे, तभी आप समझ पाओगे, तभी इस क्लास का आपको अच्छे से आनंद मिलेगा। तो देखो उत्पादन क्या होता है। उत्पादन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक वस्तु में उपयोगिता पाई जाती है। जैसे ये पेन में क्या है? लिखने की उपयोगिता है। यदि ये लिखने में अक्षम हो जाए तो इसे फेंक देंगे। इस शर्ट में क्या है? इस शर्ट में कुछ उपयोगिता है तभी हम पहने हुए। ये माइक है, इसमें कुछ उपयोगिता है तभी हम इसे यूज कर रहे हैं। जब किसी चीज में उपयोगिता बेस्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसे फेंक देते हैं। तो हम उत्पादन क्या करते हैं? उपयोगिताओं का सृजन करते हैं, किसी वस्तु को उपयोगी बनाते हैं, उसे हम उत्पादन कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को उपयोगी बना देते हैं तो वही क्रिया क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। उत्पादन मतलब क्या हुआ बेटा? उत्पादन मतलब ये हुआ कि उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ये बातें समझ पाई? उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी बेकार पड़ी है, लेकिन मिट्टी में हम क्या करें? मिट्टी को लाएं, उसे अच्छे से छाने और फिर गीला करें, फिर उससे मिट्टी का बर्तन बना दें। तो पहले तो मिट्टी बेकार पड़ी थी, अब वो बर्तन कुछ मूल्य रखता है, कुछ उपयोगिता रखता है,
इसलिए मिट्टी से बर्तन का उत्पादन हो गया। ठीक है, तो उत्पादन समझ गए। वस्तु वो में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक, दूसरी बात, दूसरा देखना उपभोग क्या है। जब बनी हुई चीज जिसमें उपयोगिता का सृजन ऑलरेडी हो चुका है, जब उसे हम यूज कर लें तो वो उपभोग कहलाता है। जैसे मान लो गेहूं से आटा और आटे से रोटी बना, यानी रोटी का उत्पादन हुआ, उसमें कुछ एनर्जी डाला गया, उसमें कुछ खाने योग्य बनाया गया। अब हम उसे खा के समाप्त कर दें तो वो क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। यानी उपयोगिताओं को समाप्त करना, किसी वस्तु की उपयोगिता को समाप्त करना उपभोग कहलाता है, पॉजिटिव सेंस में। ये नहीं किसी वस्तु को तोड़ के फेंक दें, उसे उपयोगिता नहीं कहा जाएगा। जब हम किसी वस्तु की उपयोगिता को सही सेंस में समाप्त कर दें, खा के, जैसे कोई चीज खाने लायक है तो उसे हम खा लें, कोई चीज यूज करने लायक है तो उसे यूज कर लें, तो उसे क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। तीसरा, विनिमय, एक्सचेंज। जैसे हर एक वस्तु में हमने कहा उपयोगिता होती है। हमारे पास पेन है, इसमें उपयोगिता है, और किसी के पास पेंसिल है, उसमें उपयोगिता है। हमने कहा भाई पेन ले लो और पेंसिल दे दो, ऐसे एक्सचेंज हो गया, तो इसे एक्सचेंज कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है हमारे पास रुपया है, किसी और के पास पार्ले का बिस्कुट है, तो हमने कहा भाई ये पैसा ले लो और ये बिस्कुट दे दो, तो ये क्या कहलाता है? एक्सचेंज, विनिमय हो गया। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या कर लिया हमने? विनिमय कर लिया। वितरण क्या है? वितरण, जैसे हम उत्पादन अपनी जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, तो बीच में कुछ आर्थिक एजेंट आते हैं, जैसे व्यापारी हो गए और लोग हो गए, तो हमारा जो अतिरिक्त भाग है वो ले जाकर जहां जरूरत है वहां डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? वितरण का कार्य कहलाता है। जैसे मान लो हमने गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं का उत्पादन से जो इनकम हुआ कहाँ कहाँ गया? खेत की सिंचाई के लिए गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ पैसा। मान लो हमने 10,000 रुपया गेहूं के उत्पादन करके कमाया, लेकिन वो 10,000 रुपया कहाँ जाएगा? खेत का किराया जाएगा, यानी लगान जाएगा खेत के लिए। दूसरा, खाद के लिए पैसा जाएगा, और बीज के लिए पैसा जाएगा, सिंचाई के लिए पैसा जाएगा, लेबर के लिए पैसा जाएगा। ये क्या है? वितरण है। उत्पादन के जो साधन हैं उनको हमने उनके शेयर के बराबर हमने उनका इनकम दे दिया, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है निवेश। निवेश क्या है? देखो, निवेश का मतलब होता है कि भविष्य के उद्देश्य के लिए, भविष्य के उद्देश्य के लिए, यानी भविष्य में लाभ कमाने के लिए जब हम कोई चीज निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे समझो, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, हमारे पास अतिरिक्त धन है, इस धन का हम किसी को उधार दे दे, बैंक पर दे दे, किस लिए? क्योंकि हमें उससे इंटरेस्ट प्राप्त हो, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा हमारा पैसा। या हम इस उद्देश्य से कि घर मकान बना लें और किराए पर दे दें, ट्रैक्टर ले आए उसे जो है किराए पर लगा दें, टेरी ले आए उसे किराए पर लगा दें, गाड़ी लाए उसे सर्विस पर लगा दें चलाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। ये हो गई आर्थिक क्रिया। अब दूसरी बात, समस्या आती है, आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या, आर्थिक क्रिया समझ गए, तो आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? देखो, मान लो कि आप इस तरीके से समझते हैं आर्थिक समस्या को कि लोगों की इच्छाएं बहुत होती हैं, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लोग अपनी इतनी ज़्यादा आशा करते हैं कि हमारे पास
गाड़ी हो जाए हमारे पास, बंगला हो जाए हमारे पास, घर हो जाए हमारे पास, कार हो जाए, कार आई तो भी हमारे पास, और इससे बड़ी गाड़ी आ जाए। लोगों की इच्छाएं बहुत है, लेकिन हर इच्छा को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होता है। तो एक तरफ इच्छा ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, इस डिमांड को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं इतने ज़्यादा में। तो इनके बीच की जो समस्या होती है उसे आर्थिक समस्या कहते हैं। जैसे हर कोई चाहता है हमारे पास गाड़ी हो जाए, लेकिन जो चाहता है उसके पास खरीदने की क्षमता नहीं है, यानी उसको पूरा करने के पास साधन नहीं है। तो इनकी समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। यानी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, इन बीच की क्या है, इन बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि जो सीमित साधन होते हैं और असीमित डिमांड होती है, सीमित साधनों का भी वैकल्पिक प्रयोग होता है। सीमित साधनों का क्या होता है, वैकल्पिक प्रयोग होता है। मान लो 10, एक परिवार में 10 सदस्य हो और 2 बाइक हो, तो वो 2 बाइक 10 लोग का जो है प्रोबेबिलिटी होती है, 10 लोगों की प्रोबेबिलिटी होती है कि उसे यूज करें, लेकिन यूज वही करेगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए जो सबसे ज़्यादा दूर जाना चाहता है या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसको, वो उसको यूज करेगा। बाकी लोगों को पैदल या अन्य साधन से जाना होगा। तो ये अब ये हुआ कि हम 2 गाड़ी है और 10 लोग हैं, इनमें हम किन व्यक्ति को गाड़ी चलाने को दें। तो ये एक चैन की समस्या है, यही है आर्थिक समस्या। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा उसी को गाड़ी दिया जाएगा, सदस्य परिवार के सदस्य को। ये हुई आर्थिक समस्या। अब आर्थिक समस्या के बाद हम पढ़ेंगे किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या क्या होती है। आर्थिक समस्या समझ गए। हम पढ़ेंगे किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये बार बार सवाल पूछा जाने वाला बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है आपसे। यानी जैसे अभी हमने आर्थिक समस्या पढ़ा, तो ये किसी देश की, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय सबसे प्रमुख समस्या क्या होती है। केंद्रीय समस्या, सबसे प्रमुख समस्या क्या होती है। तो 3 सबसे प्रमुख समस्या होती है। क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या, केंद्रीय समस्या क्या होती है, क्या उत्पादन करें। दूसरी समस्या कैसे उत्पादन करें। तीसरी समस्या किसके लिए उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें, सबसे पहली समस्या है। जैसे मान लो किसी भी देश को ये सोचना हो कि हमें प्रोडक्शन करना है, इनकम बढ़ाना है, राष्ट्रीय आय बढ़ाना है, रोजगार पैदा करना है, तो उसके सामने सबसे पहली समस्या आएगी, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। एक किसान का उदाहरण लेते हैं, हम इससे समझते हैं। मान लो
एक किसान है, उसके लिए सबसे प्रमुख समस्या क्या होगी? मान लो उसके पास 5 बीघे खेत हैं। सबसे पहले उसकी समस्या होगी क्या उत्पादन करें? मान लो इस सीजन में हम आलू का उत्पादन करें, कि गेहूं का उत्पादन करें, कि चावल का उत्पादन करें, कि गन्ने का उत्पादन करें, कि कपास का उत्पादन करें। यानी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो उसमें से कौन सा उत्पादन करें, ये उसकी सबसे प्रमुख समस्या है। उसमें से वो चुनाव करेगा, अपने संसाधन को वो कहाँ लगाए ताकि उसका लाभ ज़्यादा हो जाए। वो ये सोचेगा हमें सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ होता है, उस प्रोडक्ट को उत्पादन करें। तो उसकी समस्या सबसे बड़ी है क्या उत्पादन करें। ये समस्या है मेनली संसाधनों के आवंटन की समस्या। यानी वो 5 बीघा जो खेत है उसको किस में लगाए, आलू के उत्पादन में लगाए कि तम्बाकू के उत्पादन में लगाए कि गन्ना के उत्पादन में लगाए, ये क्या उत्पादन करे, एक सबसे बड़ी समस्या है। तो ये कौन सी समस्या है, ये पूछा जाता है कौन सी समस्या है क्या उत्पादन करना, संसाधनों के आवंटन की समस्या है। संसाधनों के आवंटन आवंटन की समस्या। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों के आवंटन की समस्या। दूसरा, यदि आपने तय कर लिया कि हम गन्ना का उत्पादन करेंगे, मान लो किसान ने तय कर लिया कि गन्ना का उत्पादन करेंगे, तो अब गन्ना उत्पादन तय करने के बाद उसके पास समस्या होगी कैसे उत्पादन करें गन्ना। दूसरी समस्या क्या होगी, कैसे उत्पादन करें। कैसे का मतलब कि अब लेबर ज्यादा लगा के उत्पादन करें या कैपिटल ज्यादा उत्पादन करें। यानी अब उसके पास गन्ना उत्पादन करने के लिए दो चॉइस है कि उसमें ज्यादा लेबर लगाए या ज्यादा कैपिटल लगाए। उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। यदि उसका उत्पादन लेबर लगा के होता है और प्रॉफिट होता है तो लेबर ज़्यादा लगाएगा। और उसका यदि मन हो, यदि कैपिटल सस्ता है तो कैपिटल लगा के उत्पादन करेगा। तो यदि कोई गांव में है, अल्पविकसित देश में है, तो वो लेबर ज़्यादा लगाएगा क्योंकि लेबर सस्ती है। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है या विकसित देश में है उत्पादक, तो वो कैपिटल ज़्यादा यूज करेगा। तो यदि कैपिटल ज़्यादा यूज करेगा तो उसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैसी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेगा। और यदि वो लेबर ज़्यादा लगाता है तो उसे हम कहेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो ये दूसरी समस्या है, टेक्नोलॉजी की समस्या है, तकनीकी समस्या है। कैसी है, तकनीकी समस्या। तकनीकी समस्या। दूसरी समस्या क्या है, तकनीकी समस्या। तकनीकी समस्या दो प्रकार के होते हैं, कौन से, श्रम प्रधान, श्रम प्रधान तकनीकी यानी लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। दूसरा, दूसरा है पूंजी प्रधान, पूंजी प्रधान तकनीकी। पूंजी प्रधान तकनीकी का मतलब कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तीसरी समस्या है, पहली समस्या हमने तय कर लिया कि गन्ना का उत्पादन करेंगे, इसमें से हमने मान लिया हम मेट्रोपॉलिटन में नहीं रहते हैं तो हमने श्रम प्रधान तकनीकी अपनाएंगे। तो हम गन्ना का उत्पादन करेंगे और श्रम ज्यादा लगा के उत्पादन करेंगे। अब दो बातें तय हो गई। तीसरी समस्या क्या है, किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस।
अब हम गन्ना तो उत्पादन करें, लेकिन गन्ना किसके लिए? चीनी मिल के लिए करें, या जूस वाले के लिए करें, या किसी छोटे व्यापारी के लिए करें, या खुद गुड़ बनाने के लिए करें। तो ये तीसरा है वस्तु के वितरण की समस्या, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यह है वितरण की समस्या, वितरण, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है यूपी बोर्ड का, ये हमेशा पूछा जाता है, तो ये आप याद करना। अब इंट्रोडक्शन पार्ट का आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आधा चैप्टर हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में 2 वीडियो कम से कम लग जाएंगे, ये लंबा चैप्टर है। तो ये याद कर लेना बेटा, आप कॉपी में ज़रूर नोट करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।